नमस्ते। एक बार फिर से हमारे साथ अभय दुबे साहब। और मैं अभय दुबे साहब से जब बात करता हूं मेरे पास बहुत से प्रश्न होते हैं, लेकिन फिर मुझे लगता है कि मेरा लालच ये कहता है कि नहीं, पहले इनसे यूपी में बात कर लो, बाकी प्रश्न के उत्तर कहीं और से ढूंढ लो। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है। इधर हम लोग कुछ दिनों बाद बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ घट रहा है, और उत्तर प्रदेश की वजह से भी बहुत कुछ कहीं कहीं घट रहा है। तो सबसे पहले तो किसान महापंचायत की बात कर लें। वो 5 सितंबर को महापंचायत हुई मुजफ्फरनगर में, और उससे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एनर्जी बूस्टर टाइप एक जनरल विपक्ष को मिला है। आप इसको कैसे, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि उस महापंचायत में अखिलेश ने पूरी ताकत लगाई थी, जयंत चौधरी ने पूरी ताकत लगाई थी। और मुझे लगता है इसमें बुराई क्या है। मुझसे कुछ भाजपा के लोग बोले कि उन्होंने, तो हमने कहा भाई अन्ना आंदोलन में आप लोगों ने ताकत लगाई थी, आज वो लगा रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है। आपको क्या लगता है, ये महापंचायत से कुछ फर्क पड़ेगा विपक्ष के मोर्चाबंदी में? नहीं, जरूर पड़ेगा, लेकिन इसका फर्क जो पड़ेगा वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। और अगर अखिलेश यादव ने और जयंत चौधरी ने उसके अंदर ताकत लगाई है तो बिल्कुल ठीक काम किया है। मैं समझता हूं अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनकी नादानी होती। उन्हें उसमें ताकत लगानी ही चाहिए थी। और जहां तक मेरी जानकारी है और मेरे मित्रों ने मुझे बताया है, मैं तो वहां गया नहीं था, मेरा मन था वहां जाने का लेकिन मैं नहीं जा पाया। वो बहुत ऐतिहासिक किस्म का राजनीतिक ऐतिहासिक किस्म की राजनीतिक घटना हुई है। मुद्दतों से इस तरह का कोई बड़ा जमावड़ा जो सरकार के खिलाफ खड़ा हो और सरकार को आलोचनात्मक दृष्टि से देखता हो। और उसमें राकेश टिकैत के भाषण के ऊपर आप गौर कीजिए। राकेश टिकैत ने केवल किसानों की मांगों के ऊपर ही नहीं बोला। राकेश टिकैत का पूरा जो आक्रमण था वो मोदी सरकार के पूरे रवैये के ऊपर था। किस तरीके से देश में जो पब्लिक सेक्टर की संपत्तियां हैं, सरकारी संपत्तियां हैं, जनता के पैसे से खड़ी गई संपत्तियां हैं, वो बेची जा रही हैं, वगैरह वगैरह। मतलब वो उसका जो आप किसान आंदोलन की जो राजनीति है वो केवल उन 3 कृषि कानूनों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि वो व्यापक हो गई है। और उसकी वजह ये है कि उन्होंने ये समझ लिया है कि चुनाव जीतकर जो सरकार सत्ता में आई है वो उसकी बात नहीं सुनना चाहती। तो आप वो उन्हें चुनाव जीतने में जितनी बाधा पैदा कर सकते हैं उतनी बाधा पैदा करना चाहते हैं। उनका ज्यादा प्रभाव पूरे प्रदेश के तौर पर हरियाणा में है और पंजाब में है, और उत्तर प्रदेश में उनका प्रभाव केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित है। उसके बदले में भारतीय जनता पार्टी का दांव यह है कि इसे जाटों के और अमीर किसानों के आंदोलन के रूप में चित्रित करें, और गरीब किसानों को या मझोले किसानों को और गैर जाट किसानों को इनके खिलाफ खड़ा करें। अब भारतीय जनता पार्टी की आप विडंबना देखिए। जो जाट समुदाय भारतीय जनता पार्टी को अपने माथे पे उठाए हुए था और पिछले 3 चुनावों से धुआंधार वोट दे रहा था, आपको याद होगा पिछले चुनाव में हरियाणा के जाट आए थे यहाँ प्रचार करने के लिए कि आप भाजपा को वोट मत दीजिए, तो उत्तर प्रदेश के जाटों ने उनकी बात नहीं मानी और भारतीय जनता पार्टी को ही उन्होंने वोट दिया। आज स्थिति क्या है? हरियाणा के जाट हो, चाहे पंजाब के जाट हो, चाहे राजस्थान के जाट हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट हो, वो सब एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो, और इसमें भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की कोई गलती नहीं है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं की कोई गलती नहीं है। मैं ये भी कहूंगा इसमें योगी सरकार की भी कोई गलती नहीं है। गलती असल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की गलती भी नहीं है। ये उनका एक नीतिगत मुद्रा है उनकी। उन्होंने कुछ खास नीतियों को लागू करने का प्रण किया है, और उसे वो किसी भी कीमत पर, चाहे कितना राजनीतिक नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, सांगठनिक नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसको लागू करने पर आमादा है। तो और एक बहुत बड़ी लॉबी मीडिया में उनको भारतीय जनता पार्टी के इस प्रयास के पक्ष में भी खड़ी हुई है। तो वो भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर ये जोखिम उठाया है। जी, मैं एक चीज और भाई साहब, मैं इसलिए, क्योंकि मैं अपना इंप्रेशन आपको बताऊं। राकेश टिकैत साहब जब 28 नवंबर को आए, मैंने भी उनका एक इंटरव्यू 28 नवंबर को किया था, और इनके बारे में एक जनरल ओपिनियन ये थी कि ये बहुत ही भाई थोड़ा मालूम नहीं भाजपा के साथ ना मिल जाएं या विड्रॉ न कर लें, इस तरह का था। लेकिन मैं ये कहूंगा पिछले 9-9.25 महीने मेरे 2 प्रश्न है आपसे। एक तो बहुत ग्रो किए हैं राकेश टिकैत, बहुत ग्रो किए हैं। दूसरा, उनका संवाद बहुत अच्छा हुआ है, विट है, गवईपना है, और कम्युनिकेशन बिल्कुल स्ट्रेट है, घुमा फिरा के नहीं है। दूसरा, मैं एक इसलिए उनको 10 में 10 नंबर दूंगा। आज हमारे पूरे उनको देख लिया, मैं कम्युनिस्टों को साथ इंक्लूडिंग,
किसी की हिम्मत नहीं थी अल्लाह अकबर हर हर महादेव का नारा अपने मन से लगाने की। तो मैं तो भाई, जिसको कहते हैं ना, सोल्ड ऑफ हूं। तो उस दिन जब उन्होंने अल्लाह अकबर हर हर महादेव का नारा अपने मन से लगा दिया, तो मुझे लगा कि नहीं, ये अब इनकी पोजीशनिंग दूसरी हो गई। आपको क्या लगा? ये दो चीजें हैं, ये आप ग्रुप देखिए है और अल्लाह अकबर हर हर कहाँ महादेव। कहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो जगह जहां पर वो रैली हो रही थी, वो कहाँ, दिल्ली का ग्रेटर कैलाश। जी ग्रेटर कैलाश में मैं अपने दांतों का इलाज कराने के लिए कभी कभी जाता हूँ, तो वहां पे जो हमारे डेंटिस्ट हैं, वो डेंटिस्ट उस नारे का जिक्र कर रहे थे जो राकेश टिकैत ने वहां पे लगाया, हर हर महादेव और अल्लाह अकबर का नारा लगाया। आप जी सोचिए उस जी नारे की गूंज कहां तक पहुंची है। तो आप जब कह रहे हैं कि मैं सोल्ड ऑफ हूं, तो आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। वो असल में एक जो जो गुजरा हुआ वक्त है, उसको वापस लाने के लिए इसी तरह की हिम्मत चाहिए। और जिस जमाने की बात कर रहे हैं, जब राकेश टिकैत की राजनीतिक निष्ठाओं के ऊपर कुछ संदेह किया जाता था, स्वयं किसान आंदोलन में उनकी राजनीतिक निष्ठाओं के ऊपर संदेह था, मेरे ख्याल से वो अब अतीत की बात बन चुकी है। उसको दोहराने से और उसका जिक्र करने से कोई लाभ नहीं है। आज जो राकेश टिकैत हमारे सामने है, वो राकेश टिकैत नहीं है। किसी जमाने में भारतीय जनता पार्टी का टिकट चाहते थे। जी वो राकेश टिकैत कहीं दूर चल, कहीं अतीत में खो गए हैं। ये नए राकेश टिकैत हैं, जो न केवल उनकी महत्वाकांक्षा केवल सांसद बनने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो कुछ और करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। जो उनके पिता ने किया था, आदरणीय टिकैत साहब, महेंद्र सिंह टिकैत ने किया था, उससे कहीं ज्यादा आगे निकलकर कुछ करना चाहते हैं। तो अब देखिए, जब मुजफ्फरनगर की रैली हुई, अब आप साथ में ये भी देखिए कि उस पर वरुण गांधी ने सवाल उठाया। वरुण गांधी पीलीभीत से एमपी हैं, और उन्होंने सवाल उठाया कि भाई, इन लोगों के ने इतने ज्यादा किसान जमा हैं, इनकी बात को इज्जत के साथ सुना जाना चाहिए। तो वरुण गांधी के इस बयान का भारतीय जनता पार्टी ने कोई आधिकारिक रूप से विरोध नहीं किया, जी लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर इस बयान के ऊपर काफी चर्चा हुई, और पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की, अपना नाम न छापने की शर्त पर। और उनकी तमाम बातें इंडियन एक्सप्रेस में और दूसरे अखबारों में प्रकाशित भी हुई। मुझे यकीन है कि आपने उन सब बातों को पढ़ा होगा। तो उसमें सब लोग ये कह रहे हैं कि चिंता की बात जरूर है, लेकिन हमारे पास इस संकट से निपटने की युक्तियां हैं, हम इसका प्रबंधन कर लेंगे। हमने एक किश्त किसानों का बकाया दे दिया है, दूसरी किश्त भी हम दे देंगे, और भी हम इस तरह के काम करेंगे। फिर उन्होंने, जिस दिन ये रैली हो रही थी, वो 2 लड़के जो मारे गए थे इसके लिए, जिसके नाम पे दंगा हुआ था, उनका भी कार्यक्रम करने की उन्होंने कोशिश की। वो कार्यक्रम भी उनका फ्लॉप हो गया। वो कार्यक्रम उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके पदाधिकारियों के अलावा उस कार्यक्रम में कोई नहीं गया। वो कार्यक्रम उनका फ्लॉप हो गया। तो भाजपा की समझ में पूरी तरीके से आ गया है कि कुछ ना कुछ तो उनको नुकसान होगा। अब वो नुकसान कितना होगा, किस सीमा तक नुकसान होगा, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही वो नुकसान सीमित रहेगा, या थोड़ा सा और भी वो छलकेगा नुकसान दूसरे इलाकों में, है, ये तो वक्त बताएगा। और वो ये भी बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी इस संकट से निपटने के लिए कौन कौन से तरीके अख्तियार करती है। अब देखिए, भाजपा के लिए बहुत बड़ा, अब योगी जी कह रहे हैं कि दमदार और ईमानदार। यूपी शाइनिंग कैंपेन चल रही है, इंडिया शाइनिंग की तर्ज पर, बहुत बड़े पैमाने पर, जैसे उसमें पैसा खर्च किया गया था, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर पैसा खर्च किया जा रहा है। तो यूपी शाइनिंग कैंपेन का केंद्रीय नारा होगा दमदार और ईमानदार। जो सरकार अपनी बाहुबली छवि से इतनी खुश है, आत्ममुग्ध है, वो सरकार, और नरेंद्र मोदी की सरकार भी घुमा फिरा के ऐसी ही सरकार है, वो भी अपनी बाहुबली छवि से बहुत ज्यादा आत्ममुग्ध है। तो वो लोग कभी भी किसान आंदोलन की मांगों को नहीं मानेंगे। जब तक इस सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, जब तक किसान इसको थोड़ा, इसके ग्राफ को नीचे नहीं धकेल लेंगे, तब तक किसानों की बात नहीं मानी जाएगी। जी नहीं, एक तो मुझे लगता है जो क्रिटिकल मास है वो किसान मूवमेंट दे रहा है, वो किसान आंदोलन दे रहा है, और बाकी मुद्दे भी उससे जुड़ के वो कहीं आंदोलन की शक्ल तो ले रहा है। जैसे अभी एक भाई साहब 2-3 दिन पहले हुआ, वो टाइम्स नाउ नवभारत का ने एक स्टिंग किया। अब मुझे ऐसा लगता है कि 2 चीजें हैं। एक तो उस स्टिंग में ऐसा नहीं था, भाई वो कह रहे हैं पैसा मुझे चाहिए, और वो साफ साफ कह रहे हैं कि मुझे तो मायावती का मॉडल मेरे पास है, वो मॉडल की भी बात कर रहे हैं। दूसरा, इसी भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो नोट गिनते हुए कैमरे पे पकड़े गए थे। तो आज की तारीख में मेरे ख्याल में ये कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, उनको डिस्क्रेडिट करने की जरूर कोशिश हुई है, और
ये साफ लग रहा है कि कौन डिस्क्रेडिट करना चाह रहा है। आपको स्टिंग से क्या कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, ये चीजें बहुत फौरी किस्म का असर डालती हैं। अगर जैसे कि बंगारू लक्ष्मण पकड़ गए थे नोट गिनते हुए हैं, तो वो जी चूंकि बहुत बड़ी हस्ती थे भारतीय जनता पार्टी की, जी तो उसका असर आज तक है, आज तक हम लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। जी लेकिन बाकी बाकी अगर कोई बड़ी मछली नहीं पकड़ी जाती है, तो फिर वो उसको बहुत फौरी किस्म का असर पड़ता है। जी तो हम लोगों को देखना होगा कि ये सब दरअसल इन चीजों से ज्यादा फर्क, असली फर्क किस बात पे पड़ेगा। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फर्क इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वहां पे एक सामाजिक गठजोड़ बन रहा है। अल्लाह अकबर कहने वाले, हर हर महादेव कहने वाले, और यादवों की गोलबंदी करने वाले, जाटों की गोलबंदी करने वाले, गुजरों की गोलबंदी करने वाले, मुसलमानों की गोलबंदी करने वाले एक मंच पे आ रहे हैं। उसके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी दूसरा सामाजिक गठजोड़ बना रही है। जी जी तो अब ये दो सामाजिक गठजोड़ों की टक्कर होगी, देखिए जी कौन शक्तिशाली है। अब जी बाकी उत्तर प्रदेश की स्थिति इससे भिन्न है। जी अब ये पूरा फार्मूला, इस पूरे फार्मूले को पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, जी या हम लोग मध्य उत्तर प्रदेश पे भी प्रोजेक्ट नहीं कर सकते इसको, हम लोग अवध के क्षेत्र पे भी इसको प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। जी तो हमें ये देखना होगा कि बाकी उत्तर प्रदेश में क्या होगा। जी। ये वैसे ये बताइए, एकदम से ये ब्राह्मण प्रेम मालूम नहीं बीमार जैसे कोरोना की तरह फैला है। वो शुरू किया एक जगह शुरू हुआ, भाई मायावती जी ने शुरू किया। अब आम आदमी पार्टी जैसा, जिसको मैं मानता था कि उसको अभी इसकी बहुत जरूरत नहीं है, आम आदमी पार्टी एज ऑल्टर, वो भी ब्राह्मण, उसका नाम किस, कहीं प्रबुद्ध बोल रहे हैं, कहीं कुछ बोल रहे हैं, तो मतलब इसमें तो सीधी बात यह है कि ब्राह्मण और जाट दोनों वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ लगभग स्थायी रूप से जुड़ गए थे। ये भारतीय जनता पार्टी के जेबी वोट थे। जाट वोट केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी की वजह से, और ब्राह्मण वोट योगी सरकार की वजह से फिक्स नहीं रह गए हैं, जी फ्लोटिंग हो गए हैं। जी तो सारे के सारे लोग उनको अपनी ओर खींचना चाहते हैं। इसलिए सब, कोई प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहा है, कोई बुद्धिजीवी वर्ग सम्मेलन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये एक इस तरह की राजनीतिक युक्तियां हैं जिनको कोई भी पहली नजर में ही, जिनको राजनीति नहीं आती है, वो भी समझ जाएंगे कि इनके पीछे का इरादा क्या है। मुख्य बात यह है कि ब्राह्मण लोग किसको वोट दें, इसके ऊपर पुनर्विचार कर रहे हैं। अब ये खबर माहौल में है, और ये बड़ी विकट खबर है। ये भारतीय जनता पार्टी को सताने वाली खबर है, और हाँ विपक्षी दलों के लिए उम्मीद 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 बढ़ाने वाली खबर है। लेकिन विपक्षी दलों को केवल हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठना होगा। उन्हें जब पुनर्विचार कर रहे हैं, तो उनके विचार को अपने पक्ष में करने के लिए उन्हें कुछ प्रयास करने होंगे। मेरा कहना यह है कि जो सम्मेलन वगैरह हो रहे हैं, इन सम्मेलनों से ब्राह्मण इन पार्टियों को वोट देने के लिए तैयार नहीं होंगे। जी। कुछ और करना पड़ेगा। तो वो क्या है उसके बारे में हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। हाँ, तो असल में ब्राह्मणों के अंदर भारतीय जनता पार्टी से, योगी सरकार से नाराजगी के अलावा भी एक नाराजगी है। जी जी योगी सरकार से नाराजगी है कि उन्होंने एक नंगा ठाकुरवाद चलाया, मान हाँ लीजिए, वो छोड़ दीजिए बात, वो तो नाराजगी है ही। विकास दुबे एनकाउंटर की वजह से नाराजगी है, वो तो नाराजगी है ही। लेकिन एक और बड़ी नाराजगी है, वो भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी है कि वो इतने वर्ष से, करीब 30-40 साल से भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, और उनका मुख्यमंत्री नहीं बनता। जी और उनका, हाँ, और जबकि एक जमाने में ब्राह्मणों के पास मुख्यमंत्री पद उत्तर प्रदेश में रहा करता था। अब भारतीय जनता पार्टी का ओबीसीआइजेशन हो गया है, तो ब्राह्मणों को लगता है कि मुख्यमंत्री बनने की उनकी कोई संभावना भी नहीं है। जी मायावती के साथ जाने पे भी उनको नहीं लगता उनका मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री तो मायावती बनेंगी, और अगर वो अखिलेश की तरफ हमदर्दी दिखाते हैं, तो वहां भी उनका मुख्यमंत्री बनने का कोई मौका नहीं है। जी। सवाल यह है कि उन्हें मुख्यमंत्री कहां से मिलेगा। अगर कोई पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा देती है, तो ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से फिरंट होने के बारे में ज्यादा गंभीरता पूर्वक सोच सकता है। मुझे ऐसा लगता है, हालांकि मैं, हो सकता है मेरी बात पूरी तरीके से सही ना हो। मैं, एक चीज और है, अभी मायावती जी ने एक नया दांव और खेला, और वो थोड़ा, मुझे लगता है वो थोड़ा मुश्किल वाला है। उन्होंने एक तरफ वो मुसलमानों का वोट चाहती हैं, लेकिन उन्होंने अनाउंस कर दिया इतनी जल्दी कि मुख्तार अंसारी को हम टिकट नहीं देंगे, और उसके ग्राउंड ये बताएं कि भाई हम बाहुबलियों को नहीं देंगे। अच्छा, ये आपको भी पता है कि उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों की बाढ़ है। वो अब जात और धर्म से उसका कोई मतलब नहीं, बहुत बाहुबली, लेवल ऑफ बाहुबली अलग है। मुझे ये लगता है कि ये कहीं एक खतरा नहीं है मायावती के लिए, क्योंकि अगर मुख्तार अंसारी को, एक मुस्लिम वर्ग है जो अपने को आइडेंटिफाई करता है, वो जरूरी नहीं कि वो बाहुबली हो या गुंडा हो, तो उनका टिकट काटने से
वो दिक्कत मायावती को हो नहीं सकती है मुस्लिम वोट की? देखिए, अगर वो केवल मुख्तार अंसारी का टिकट काटती, हम तुम्हें टिकट नहीं देंगे और इसके अलावा और कुछ नहीं कहती, तो बात दूसरी होती। लेकिन उन्होंने उनका टिकट भी काटा और साथ में ये भी कहा कि हम बाहुबलियों को टिकट नहीं देंगे, यानी उसके साथ में उन्होंने एक अपनी टिकट वितरण की नीति भी घोषित की। मुझे लगता है कि इसका सकारात्मक असर पड़ेगा, इसका नुकसान नहीं हो सकता है मायावती को। जी कुल जी मिला के होगा तो फायदा ही होगा मायावती को, जी दूसरी जातियों में उसके लिए अच्छा संदेश जाएगा। एक बार जब अखिलेश ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बाहुबली को टिकट देने से मना कर दिया था, तो हाँ उसमें अखिलेश को उसके ब्राउनी पॉइंट्स मिले थे। हाँ और जो बिल्कुल। आज तक उनके नाम के साथ कहा जाता है कि भाई इस बंदे का तो राजनीति में उभार ही इतने सकारात्मक जी फैसले के साथ हुआ था, जी तो उससे मायावती को लाभ ही होगा। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि मायावती की जो बाकी और दूसरी छवि है कि वो जिस तरह की राजनीति कर रही हैं और उस राजनीति का क्या परिणाम होगा, तो उसमें जो भाजपा विरोधी शक्तियां हैं वो मायावती को संदेह की निगाह से देखने लगी हैं। हम लोगों ने देखा है कि उनको कोई कह देता है कि वो बीजेपी की बी टीम है, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह, मैं हालांकि इन बातों से सहमत नहीं हूं, तो ऐसे में मैं उनको भाजपा की बी टीम कहना उचित नहीं है। उनकी जी अपनी एक राजनीति है और उस राजनीति में उस राजनीति की जो अभिव्यक्ति है, वो अभिव्यक्ति अभी तक कम से कम मेरे जैसे व्यक्ति की समझ में नहीं आई है कि दरअसल वो हासिल क्या करना चाहते हैं। हाँ, नहीं क्योंकि मुझे मेरा अपना आकलन ये है कि जो मुस्लिम वोट है उसका दो वजह से, क्योंकि जैसे ही डीपी यादव, अरे जैसे ही इनको मुख्तार अंसारी को उन्होंने मना किया, एक दो घंटे के अंदर ओवैसी साहब ने कहा हाँ कि मैं इनको दूंगा। लेकिन तालिबान जब शुरू हुआ था अफगानिस्तान वाला, तो बीजेपी के जनरल लोग बहुत खुश थे, तालिबान उनको ये था कि यहां बहुत सपोर्ट मिलेगा। लेकिन जब यहाँ के मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम जो सब जगह आके कह रहे हैं कि भाई ये तालिबान से, इस तरह के तालिबान जो कर रहा है, इस तरह के उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, और उसकी निंदा कर रहा है, तो वो इशू आज की तारीख में मुझे लगता है कि अब वो बहुत इशू भाजपा के हाथ में रह नहीं गया है कि वो तालिबान दिखा के हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करें। ऐसा तालिबान वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने पहले भी कार्यक्रमों में कहा है कि वो तालिबान का मसला अभी कुछ दिनों बाद ऐसा नहीं रहेगा जैसा वो उसको उठाने की कोशिश की गई है। मीडिया में भी वो ठंडा पड़ जाएगा और बाकी जगहों पर भी ठंडा पड़ जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदू बनाम मुसलमान का मुद्दा उत्तर प्रदेश में उठाना इस बार नुकसानदेह होगा। पिछली बार फायदा जो हुआ था इसलिए हुआ था कि सरकार उनकी नहीं थी। भाई लोकसभा चुनाव में भी सरकार उनकी नहीं थी, विधानसभा चुनाव में भी उनकी सरकार नहीं थी। जब दूसरे की सरकार है तब फिर दंगा होता है तो उसके ऊपर, उस सरकार के ऊपर आप दोष मढ़ सकते हैं। लेकिन अभी अगर आप कोई सांप्रदायिक हिंसा करवाएंगे या कोई फर्क डालेंगे तो वो आपके पक्ष में नहीं जाएगी बात। तो भारतीय जनता पार्टी का ये दावा भी है हमारी सरकार होती है दंगे नहीं होते। तो अगर फिर दंगा मान लीजिए होता है, ऐसा कुछ होता है, तो भाजपा को नुकसान होगा। भाजपा ये नहीं करेगी, लेकिन वो मुसलमानों, यादवों और जाटवों के खिलाफ, तीन जात के खिलाफ सब जात, ये नारा फिर से दिया जाएगा। और जमीन के नीचे इस नारे के इर्द गिर्द हिंदू गोलबंदी करने की कोशिश की जाएगी, हिंदू राष्ट्रवादी गोलबंदी करने की कोशिश की जाएगी। वो इसके देखिए पिछले दो चुनावों में भी इसी तरीके से पूरी गोलबंदी हुई थी और वो गोलबंदी फिर होगी। जी, मैं चलते चलते एक अंतिम प्रश्न और कर लूं। एक प्रबंध का एक नियम है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। आप बहुत ज्यादा कर लीजिए तो वो धीरे धीरे कम। मुझे लगता है कि ये जो अभी न्यूज क्लिक और न्यूज लॉन्ड्री पे कल जो हुआ और जिसको फिर प्रचारित किया गया कि नहीं ये रेड भी नहीं था और ये वो नहीं, ये सर्वे था। अब उसका नाम कुछ कर लीजिए, पुलिस वाला आपके घर में आके बैठ जाए और 12 घंटा कहे कि मैं सर्वे करने आया हूं कि आपके घर में कौन कौन रहता है और कितनी उम्र है, तो उसका नाम कुछ भी कर लें। लेकिन इस बार मैंने देखा कि लोग डरे नहीं। मैं भी उसी, क्योंकि उस संस्था का मैं भी वो हूं, और उनसे मुझे तो लग रहा है कि उससे थोड़ा उत्साह बढ़ गया लोगों का कि अच्छा आप ठीक है आओ, जो देखना है देख लिया जाएगा। क्योंकि आप एक हद तक डरा सकते हैं, एक डर के बाद। न्यूज क्लिक और न्यूज लॉन्ड्री को जो जितने लोग पहले जानते थे आज से कहीं ज्यादा लोग जानते हैं। उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो गई है। भास्कर के खिलाफ हुआ, भास्कर की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। जी जी, भास्कर तो पहले से बहुत प्रतिष्ठित संस्था है, लेकिन भास्कर की जो प्रतिष्ठा है वो थोड़ी सी और बढ़ गई है, बित्ता भर और बढ़ गई है। तो सरकार ऐसे तमाम काम करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारती है, इससे सरकार को कोई लाभ नहीं होता। ये बिल्कुल इन लोगों की गलतफहमी है। इंदिरा गांधी के जमाने में इंदिरा गांधी बहुत ऐसा करती थी, लेकिन उनको नुकसान होता था और उसकी वजह से कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ। जो बदला लेने की कार्रवाई इंदिरा गांधी करती थी, ये सरकार भी विंडिक्टिव है, बदला लेने की कार्रवाई करती है और इसको भी उसका नुकसान होगा। आप देखिए, आप हरियाणा में देखिए, हरियाणा में इन लोगों का जो रवैया रहा
वो सिर फोड़ देने वाले अफसर के, अब वहां पे करनाल में घेर लिया। हाँ, तो आखिरकार तो किसानों के सामने झुकना पड़ा उन्हें। हाँ, हाँ, तो बात तो उन्होंने माननी पड़ी। हाँ, हाँ, किसानों की बात ही ऊपर रही। तो हाँ, ये तमाम तरीके, देखिए जब भी किसी सरकार के खिलाफ कोई जन आंदोलन खड़ा होता है तो वो जन आंदोलन सीमित हो या व्यापक हो, कोई भी हो, उस जन आंदोलन को बड़े नरम हाथों से निपटाना चाहिए। जी, जी, जब भी सरकार ने जो हैम हैंडेड अप्रोच है, उस हैम हैंडेड अप्रोच का तो परिणाम ये हुआ कि आज टिकैत इनके मुकाबले कितनी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। अगर बीजेपी ने वो सब बेवकूफियां ना दी होती गाजीपुर बॉर्डर पर, जी, जी, तो आज किसान आंदोलन, आज उस वक्त किसान आंदोलन हो सकता किसी और दिशा में होता। जी, जब भी आप ऐसा करते हैं आपको नुकसान होता है, और ये बार बार हम लोगों के सामने आया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभय भाई साहब। और मुझे तो लगा कि सबसे करनाल का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि पूरे देश में वो किसान जिसको, जो फेंस पे बैठा था, जिसको लगता था, आज उसके अंदर भी उत्साह है कि अगर हम एक बार ठीक हो जाएं, साथ मिल जाएं, तो हम कुछ चीजें हम इसको करवा सकते हैं। इसमें एक और बात हम लोगों को सोचनी चाहिए, छोटी जी भाई साहब। आज देखिए गुजरात के मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो गया। जी, हाँ, विजय रूपानी का इस्तीफा हो गया। जी, जी। अब आप इस देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति और गुजरात की राजनीति में कितना फर्क है। वहां देखिए, वहां भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है उसकी वहां राजनीति में कितनी जबरदस्त पकड़ है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे उस तरह की पकड़ नहीं है जिस तरह की पकड़ वहां पे है। मैं इस बात को रेखांकित करना चाहता था। नहीं, आपने बस एक, जब क्योंकि आपने बात छेड़ दी है, मैं उसको, मेरा मन समय का था, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट का एक्सपेंशन अभी भी नहीं हुआ है। वो उम्मीद है कि अभी हो जाएगा, मतलब अब तो वो मलमास आ रहा है या कौन सा खरवास आ रहा है, उससे पहले कर देंगे, ऐसा कह रहे हैं। नहीं देखिए, अब मैं भी निगाह टिकाए हुए हूँ भाई। उत्तर प्रदेश का जब विस्तार होता है तो उसमें निषाद को जगह मिलती है कि नहीं मिलती है, उसमें राजभरों को जगह मिलती है कि नहीं मिलती है, किस तरीके से वो ये जो अति दलित और अति पिछड़ी जातियां हैं उनके वोट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी कौन सी पॉलिटिकल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती है, ये इस मंत्रिमंडल के विस्तार से तय होगा। नहीं, मैं चलते चलते कह दूं कि थोड़ा एक उनका अरविंद शर्मा जी का भी याद कर लिया करिए भाई। अरे नौकरी फोकरी छोड़ के आए हैं, हम सब लोग नौकरी किए हैं, नौकरी छोड़ के अच्छी खासी आ गए थे, उनको तो मंत्री जरूर बना देना चाहिए सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।